हाँ जज साहब, बलात्कार हुआ है मेरा। इस लड़की अमीषा ने मेरा बलात्कार किया है। आप तो न्याय करते हैं ना निष्पक्ष रूप से, तो कीजिए, आज मेरी जिंदगी का फैसला भी आप कीजिए। क्यों चौंक गए ना आप सब भी मेरे ये शब्द सुनकर कि बलात्कार, वो भी एक लड़के का? भला ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो लड़कियों के रेप केसेस सुनते में आए हैं, एक लड़के का बलात्कार? ना देखा ना सुना। जानना चाहते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा होगा, और उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो अदालत तक ये केस गया? आपने लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मैंने जो कहा वो गलत कहा। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सब मुझसे और मैं आपसे हमेशा के लिए ऐसे ही जुड़ी रहूं और जीवन के इन अनछुए पहलुओं को आप सबके सामने इसी तरह से उजागर करती रहूं, जिन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूं, अपनी बात को पूरा करती हूं। कृपया अदालत में चल रहे इस केस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जज साहब, बलात्कार हुआ है मेरा। इस लड़की अमीषा ने मेरा बलात्कार किया है। आप तो न्याय करते हैं ना निष्पक्ष रूप से, तो कीजिए, मेरी जिंदगी का फैसला भी आप कीजिए। आज अदालत खचाखच भरी हुई थी। सभी लोग उत्सुकता से उस युवक रजत की ओर देख रहे थे, जो कटघरे में खड़ा जोर जोर से चीख चीख कर कह रहा था कि मेरा बलात्कार हुआ है। पहली बार एक अलग केस सुनने को मिला था, बलात्कार, वो भी एक लड़के का। ऐसा क्या हुआ होगा इस लड़के के साथ जो अपनी इज्जत की, समाज की परवाह किए बिना यहां अदालत में यह केस लेकर आया होगा? जज साहब भी बड़ा हैरान थे ये सब सुनकर। सभी बेताबी से इस युवक को सुनना चाहते थे। जज के इशारे पर इस युवक ने बोलना शुरू किया। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा योर ऑनर, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा योर ऑनर, क्योंकि जो मैंने भुगता है उसे कोई और भला कैसे समझा सकेगा इस अदालत को? जो मैंने भुगता है वो कोई और कैसे समझा सकेगा इस अदालत को? सहमति मिलने पर उस युवक ने फिर से बोलना शुरू किया। अदालत में खामोशी छा गई। अब सभी उत्सुकता से रजत की ओर देख रहे थे। रजत ने बोलना शुरू किया। मैं 32 वर्षीय युवक हूं, मेरा नाम रजत सक्सेना है। पिछले 6 वर्षों से मैं और अमीषा, जो कि सामने कटघरे में खड़ी है, आपसी सहमति से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कहने को तो हमने मंदिर में शादी की है, लेकिन इसका कहना है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उस वक्त अमीषा को मेरे साथ रहने में अपनी बदनामी का भी डर था, तो उसी के चलते मैंने इससे मंदिर में भी विवाह कर लिया था, मंदिर में विवाह कर लिया था। आगे सुनिए जज साहब। कभी मैं एक महत्वाकांक्षी युवक हुआ करता था। स्कूल और कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों के साथ पास होकर एक अच्छी नौकरी और अच्छे कैरियर का सपना देखा करता था, शुरू से देखा करता था, और अपनी इस मंजिल की ओर मैं लगातार आगे बढ़ भी रहा था, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। और इसी रास्ते पर चलते हुए एक दिन मेरी मुलाकात अमीषा से हो गई। मेरी मुलाकात अमीषा से हुई, पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे जाने कब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इनके प्यार में पड़ गए। कुछ पता ना चला कब प्यार में पड़ गए, कुछ पता ना चला। सब जैसे अचानक हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त अमीषा पर भी प्यार का भूत सवार था। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। असल में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मैं एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद विवाह करना चाहता था। पहले एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता था, उसके बाद विवाह करना चाहता था। लेकिन अमीषा की जिद थी कि मुझे उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा, मुझे उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और एक मंदिर में शादी की हम लोगों ने और साथ में रहने लगे। यह सच है जज साहब कि हमारे विवाह का कोई भी प्रमाण नहीं है। मेरे पास इस विवाह का कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर मैंने पूरे समर्पण भाव के साथ वो सब किया जो मेरी पार्टनर अमीषा के भविष्य के लिए जरूरी था, मैंने वो सब
पूरे समर्पण भाव के साथ किया। अमीशा अभी और आगे पढ़ना चाहती थी, और आगे पढ़ना चाहती थी। उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करता था, और इस पार्ट टाइम जॉब में हम दोनों ही आगे पढ़ सके ऐसा मुमकिन भी नहीं था। अमीशा ने अपने प्यार, अपने भविष्य का वास्ता देकर मेरी भावनाओं के साथ वहां भी खिलवाड़ किया। मजबूरन मुझे उस वक्त अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं नौकरी करके अमीशा की पढ़ाई का और हम दोनों का खर्चा उठा रहा था। अमीशा की पढ़ाई और हम दोनों का खर्चा मैं अकेले ही उठा रहा था। यहां तक कि उसके बेहतर भविष्य के लिए लोन भी लिया और उसे एमबीबीएस की पढ़ाई भी कंप्लीट करवाई। यहां तक कि अभी 2 बरस पहले अपने कैरियर की दुहाई देते हुए अमीशा ने हमारे होने वाले बच्चे को पेट में ही जाने कब दफन कर दिया, और मैं चाहते हुए भी कुछ ना बोल सका। कैरियर के नाम पर मेरे अजन्मे बच्चे को भी दफन कर दिया गया। कहीं ना कहीं लेकिन मेरे मन में इस बात का सुकून था कि चलो मैं नहीं सही, अमीशा का भविष्य ही सही, अमीशा ही सही, किसी एक ने तो अपनी जिंदगी में अपना मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब अमीशा का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। अमीशा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब उसका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लग गया था। अब ये एक ऊंचे ओहदे पर जो पहुंच गई है, इस कारण से समाज में इसका एक प्रतिष्ठित नाम भी है। अपने साथ मेरा नाम जोड़ते हुए अब इसे शर्म आने लगी है। अपने साथ नाम जोड़ते हुए अब इसे शर्म आने लगी है। अब ये मुझे छोड़ना चाहती है। इसका कहना है कि हमारा कोई विवाह नहीं हुआ था। अब इसका यह कहना है कि हमारा कोई विवाह नहीं हुआ था, हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ समय व्यतीत करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो हमने अच्छे से बिताया। तो बताइए जज साहब, इतना सब कुछ पिछले 6 वर्षों में जो हुआ, ये मेरे साथ बलात्कार नहीं था तो क्या था? पिछले 6 वर्षों में मैंने जो भुगता, ये मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अमीशा ने मेरी भावनाओं का, मेरे प्यार का, मेरे अजन्मे बच्चों का, मेरे कैरियर का, मेरे भविष्य का, सबके साथ खिलवाड़ किया है, सबके साथ खिलवाड़ किया है। अब आप ही बताइए, क्या सजा देंगे इसे आप? इसने तो एक झटके में ही सब खत्म कर डाला। इसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर डाला। जब तक इसके भविष्य का सवाल था, ये मेरे साथ रही। अब मुझे ये दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रही है, और फेंक भी दिया है। मेरा पूरी तरह से शोषण किया गया है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो ये क्या है जज साहब, आप ही बताइए, इसकी क्या सजा है अदालत में? ये कहकर रजत चुप हो गया। अदालत में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे झुके हुए थे। रजत ने सबके चेहरों की ओर देखा, सबके चेहरे झुके हुए थे। उसने फिर से बोलना शुरू किया, अगर यही सब एक लड़की ने किसी लड़के के साथ किया होता, तो वो लड़की हम लड़कों पर रेप केस बनाकर या कोई झूठा मुकदमा बनाकर हमें जरूर सजा करवाती, जरूर सजा करवाती। और आप जज साहब, आप भी न्याय की कुर्सी पर बैठे सिक्के का एक ही पहलू देखते, आप भी सिक्के का एक ही पहलू देखते और हम लड़कों को ही सजा का हकदार मानते। मुद्दा तो वही है जी जज साहब, मुद्दा वही है, बस किरदार बदल गए हैं। इस बार किरदार बदल गए हैं। अगर इस तरह से आपसी सहमति में रहकर भी कोई लड़की दैहिक संबंध बनाती है और किसी कारणवश वो संबंध बाद में टूट जाता है, तो वो लड़की हम लड़कों पर बलात्कार का केस लगा देती है, हम लड़कों पर बलात्कार का केस डाल देती है। अब यही स्थिति मेरे साथ है, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, कानून सबके लिए बराबर है, तो अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। फिर हम लड़कों को चालाक, शातिर और बलात्कारी ही को समझा जाता है, और लड़कियों को इतना मासूम भोला क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों है जज साहब?
अगर गुनाह किया भी है तो हम दोनों ने एक साथ गुनाह किया है ना, एक बराबर गुनाह किया है, तो सजा सिर्फ एक को क्यों? गुनाह जब दोनों ने बराबर किया तो सजा सिर्फ एक को क्यों? अगर इन लड़कियों को इस अदालत से इंसाफ मिल सकता है तो हम लड़कों को क्यों नहीं? हम लड़कों को क्यों नहीं? अगर इन लड़कियों का बलात्कार हो सकता है तो हम लड़कों का बलात्कार क्यों नहीं? हमारी भावनाओं, हमारे प्यार, हमारा शारीरिक और आर्थिक शोषण करने में अमीषा जैसी लड़कियों को सजा क्यों नहीं मिलती है? कानून की देवी की आंख पर पट्टी बंधी है ताकि वो सबके साथ समान रूप से न्याय कर सके। वो तराजू को बराबर क्यों नहीं रख पाती है? सिक्के का दूसरा पहलू क्यों नहीं देखा जाता है? आखिर एक तरफा न्याय कब तक और क्यों? क्यों और कब तक? मैं तो जीते जी मर गया ना। मेरी जिंदा लाश पर इस लड़की ने अपना भविष्य संजाकर अपने आप को आबाद कर लिया। इस लड़की ने अपना भविष्य मेरी जिंदा लाश पर सजाया है। बताइए अब क्या न्याय करेंगे मेरे साथ? मेरे लिए क्या न्याय करेंगे? अदालत में सभी लोग चेहरा झुकाए बैठे थे। एक सवाल जिसका जवाब शायद वो खुद भी नहीं जानते थे, मगर अब वो सोचने को मजबूर थे कि अब क्या फैसला होगा। यह कहानी कई सत्य घटनाओं पर आधारित है। ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि आप जिंदगी के अनछुए पहलुओं को छूती हैं, कैसे लिख पाती हैं? मेरा उन सभी को सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जिस दिन हम सब अपने अंदर से स्त्री पुरुष वाली भावना को निकाल देंगे, एक इंसान के रूप में जीवन जीने लगेंगे, तो सबकी पीड़ा हमें साझी लगेगी, सबकी पीड़ा साझी लगेगी। और मैं अपने उसी पथ पर अग्रसर हूं। मैं उसी पथ पर अग्रसर हूं, अपने अंदर से पुरुष स्त्री वाली भावना को निकालकर एक इंसान बनने के पथ पर। क्योंकि मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के रूप में अगर हम अपने आप को किसी श्रेणी में रख सकते हैं तो या तो इंसान के रूप में या फिर जानवर के रूप में। और अगर हम इंसान बन सके तभी हम सही मायनों में स्त्री या पुरुष बन सकेंगे। तब जाकर हम सही मायनों में स्त्री पुरुष बन सकेंगे, वरना जानवर बनकर ऐसे ही जिंदगी भर विचरते रहेंगे संसार में। इस यक्ष प्रश्न का समाधान भी यही है, जिसका जवाब ना हमारा समाज और ना ही हमारा सिस्टम, न्याय प्रणाली अभी तक ढूंढ पाई है। लेकिन अब कहीं से तो पहल करनी होगी ना, कहीं से तो पहल करनी होगी। तो यहीं से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? अपनी सोच का नजरिया बदलिए, अपनी सोच का नजरिया बदलिए। सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना शुरू कीजिए। सिक्के के दूसरे पहलू को जरूर देखिए एक बार, तब जाकर किसी के बारे में राय कायम कीजिए। किसी के सुर कहने से ही आप राय मत कायम कीजिए, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए। अगर एक महिला पुरुष के द्वारा प्रताड़ित की जाती है या धोखा खाती है, अगर एक महिला पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित की जाती है या धोखा खाती है, इसी प्रकार अगर एक पुरुष किसी महिला से धोखा खाता है या प्रताड़ित होता है एक या अन्य महिलाओं से, तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि दुनिया के बाकी बचे पुरुष या महिलाएं भी धोखेबाज होंगे या गलत होंगे। अपने नजरिए को बदलिए। धोखा खाने के बाद हर महिला या पुरुष को गलत कहना बंद कीजिए। अगर आपने धोखा खाया भी है तो हर एक को गलत कहना बंद कर दीजिए। पूरी औरत जात को या पूरी मर्द जात को गलत कहना बंद कीजिए, क्योंकि ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हो सकता है आज एक महिला ने आपको धोखा दिया हो तो या तो कल वो आपका एक कोई दूसरी महिला ही आकर आपकी जिंदगी को संवार दे। अगर एक महिला ने आपको धोखा दिया है तो हो सकता है कि कल आपको दूसरी महिला आकर संभाल ले, आपकी जिंदगी संवार दे। इसलिए सभी को इंसान स्वरूप समझिए। सबसे पहले इंसान स्वरूप समझिए। सबसे पहले अपने अंदर से किसी मित्रता का भाव रखिए, स्त्री पुरुष वाला भाव निकाल दीजिए और एक बेहतर मित्र बनने की कोशिश कीजिए।
आप एक बेहतर मित्र तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर से स्त्री पुरुष वाला भाव निकल जाएगा। इस यक्ष प्रश्न का जवाब यही है। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत हौसला मिलता है जब आप मुझे कमेंट करके अपना सोच को बताते हैं। अगर जागरूक करना चाहते हैं हमारे सिस्टम को तो मेरी वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिएगा। और अगर जिंदगी के इन अनछुए पहलुओं को इसी तरह से आगे भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सबको इसी तरह से ही आगे और भी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को बताती रहूं, समाज का आईना दिखाती रहूं। मैं आरुमि अभी आप सबसे हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।